हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में, जो बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का उपयोग हमारे जीवन में बहुत सारा है, इसीलिए ये हमें पढ़ना अति आवश्यक है। ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शनों में से एक है, जैसे कि नाम है इसका ऊर्जा के स्रोत। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का बहुत सारा रूप पाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं हीट एनर्जी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, लाइट एनर्जी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, और ऐसे ही आपका काइनेटिक एनर्जी आपका एक ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मशीनरी ऊर्जा आदि बहुत सारी ऊर्जा है जो अलग अलग रूप में पाया जाता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, बदलता है। जैसे हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और जब भोजन करते हैं, भोजन करने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कार्य करने में करते हैं। दिन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है, और शाम को जब हम घर आते हैं अपने कामों को करके और थके हारे, फिर क्या करते हैं, शाम को भोजन करते हैं, जिससे फिर रात भर में हमें एनर्जी क्या होती है, पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। और यही प्रक्रिया हमारी हर रोज की होती है। अब ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ऊर्जा का जो स्रोत है, जहाँ से ऊर्जा निकाला जाता है, जैसे कि आप पेट्रोलियम का नाम सुने होंगे। पेट्रोलियम क्या करता है, पेट्रोलियम से एनर्जी प्राप्त होती है हमें, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से पाया जाता होगा, जब जानते होंगे कि ये इसके क्या होते हैं, ज़मीनी स्तर में यानी पृथ्वी में इसके स्रोत पाए जाते हैं। उन्हीं स्रोतों से इन्हें निकाला जाता है, फिर उनको प्योरीफाई किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आदि रूपों में इनको अलग अलग भागों में बांट करके इंसानों तक पहुंचाया जाता है। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक, बहुत लंबी अवधि तक, मतलब बहुत सालों से आप जान पा रहे होंगे कि यहाँ पे पेट्रोल पंप मिलता है, मतलब मार्केट में खरीदने से। वैसे तो आपके वहाँ तो कहीं मिट्टी में तो पाया नहीं जाएगा, ये आपको पेट्रोल पंप पे मिल जाता है। सुविधाजनक रूप से ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा प्रदान करता रहता है। तो ऊर्जा का स्रोत जो है वो हमें क्या करता है, एक लंबी अवधि तक, बहुत लंबी समय तक हमें सुविधाजनक रूप से ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। अब समझने वाली बात होती है ऊर्जा की आवश्यकता क्या है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, आखिर हमें ऊर्जा क्यों चाहिए। ऊर्जा एक आप जानते होंगे लकड़ी के रूप में बहुत पहले, मतलब आज का समय तो पेट्रोलियम गैस का है, एलपीजी गैस का है, ज़्यादातर लोग भोजन उसी पे पकाते हैं। लेकिन उसके पहले आप जान पा रहे होंगे कि लकड़ी पे भोजन पकाया जाता था, लकड़ी को जलाया जाता था, जिसके वजह से भोजन को पकाया जाता था। लेकिन आज का वर्तमान समय एलपीजी गैस का है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का है। तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, खाना बनाने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, देख लीजिए जहाँ पे मशीनों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल आदि का उपयोग किया जाता है, गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उद्योगों एवं कृषि कार्य में भी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तो केवल ये तो बस लिमिटेड है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है समझने के लिए ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण क्या है। आखिर ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत क्या होना चाहिए, उसका लक्षण क्या होना चाहिए, ये हमें समझना है। वो लक्षण क्या है, जैसे प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जैसे कहने का मीन्स यहाँ प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, कहने का मीन्स ये हुआ कि बहुत अल्प मात्रा में ही ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमको प्राप्त हो जाए। अगर ऊर्जा का स्रोत क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोल को आप बहुत कम मात्रा में ही जलाते हो, जिसके वजह से ऊर्जा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो उसकी क्या मतलब हुई कि उसकी जो उच्च कैलोरीफिक माप हुई, मतलब उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, एनर्जी की जो यूनिट है एक प्रकार का, वो प्रति एकांक द्रव्यमान में कितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को दे सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है, जो कोई भी ऊर्जा का स्रोत ऐसा करता है, वो सबसे बेस्ट ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। दूसरी पॉइंट है सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो। अगर वो सस्ता है और आसानी से मिल जाता है
तो भी हमारे लिए ऊर्जा का वो स्रोत क्या है, सबसे बेस्ट है। तीसरा पॉइंट है भंडारण एवं परिवहन में आसान हो। अगर उसका आप रख रखाव करना चाहते हैं, उसको ज़्यादा दिनों तक रखना चाहते हैं, तो भंडारण करना क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। साथ ही साथ परिवहन में मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए क्या होना चाहिए, बहुत ही आसान होना चाहिए। ये भी ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत के लक्षण है। पॉइंट नंबर 4 में आपको मिल जाएगा प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो। आप ये जानते हैं कि अगर प्रयोग करना आसान रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो ही हम ऊर्जा के उस स्रोत का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे एलपीजी गैस आसानी से सिलेंडर में पैक हो जाता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। ज़रा सा भी असावधानी बरती गई तो पूरे घर में आग लग सकती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो। और 5वां पॉइंट है पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है वह स्रोत ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट को क्या कर सके, नुकसान पहुंचा सके। तो ऐसा ऊर्जा का स्रोत हो जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करता हो। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात है। जैसे कि आप जानते हैं लकड़ी से जलाने पर ज़्यादा धुआं होता है तो इन्वायरमेंट को ज़्यादा गंदा करता है, वो प्रदूषित करता है। लेकिन वहीं एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, माइल्यूट मात्रा में वहाँ पे क्या निकलता है, प्रदूषण निकलता है। तो इससे हम क्या, हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और यही कारण है कि हमारे इस भौतिक जगत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वहाँ आज वर्तमान समय में एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब बात आता है ईंधन। ऊर्जा का एक स्रोत है क्या, ईंधन। ईंधन क्या होता है, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। आप ये जानते होंगे बहुत पहले की समय की बात है जब कैरोसिन ऑयल, जैसे घरों में हम लोगों के वहाँ बिजली नहीं पर्याप्त मिलती थी तो हम क्या करते थे, कैरोसिन ऑयल को जलाते थे दीपक में डाल करके, लालटेन में डाल करके। तो वहाँ पे वो क्या होता था, प्रकाश देता था और साथ ही साथ वहाँ पे आसपास कुछ दूरी तक ऊष्मा भी देता था, मतलब कुछ टेम्परेचर मेंटेन करता था। ठीक है, तो वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता उसे क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। अब एक अच्छे ईंधन की क्या गुण होनी चाहिए, ये भी हमें जानना चाहिए। एक अच्छे ईंधन की क्या क्या गुण हैं। पहली चीज़, उच्च कैलोरीफिक माप हो। प्रति एकांक द्रव्यमान में जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा वह दे सके, ये भी ईंधन की एक विशेषता है। दूसरी विशेषता, अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न ना करे। वही हमने कहा कि प्रदूषण नहीं करना चाहिए उसे। अधिक धुआं या हानिकारक गैस अगर उत्पन्न करता है तो वो एक अच्छा ईंधन नहीं माना जाएगा। तीसरी पॉइंट, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। बहुत तेज नहीं जलना चाहिए, ना बहुत धीमा जलना चाहिए, मीडियम में जलना चाहिए, स्लोली जलना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग भोजन पकाते हैं, स्लोली एंड धीरे धीरे, है ना। तो इस तरीके से हमें मध्यम ज्वलन ताप वाले ही ईंधन हमारे लिए सबसे बेस्ट माने जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए उसका। बस इसके बाद क्या आता पढ़ने के लिए, सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो। अगर वह ईंधन सस्ता और आसानी से उपलब्ध होगा तो हमारे लिए क्या होगा, सबसे सफिशिएंट होगा। आसानी से जले, ये ना हो कि आप जलाते रह जाओ दिन भर तो भोजन कब पकाओगे, है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से वो जल जाए। भंडारण व परिवहन में आसान हो, ये सभी सही बात है कि आपको रोज़ का रोज़ भोजन बनाना है तो इसके लिए भंडारण तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उस ईंधन का भंडारण करना मतलब उसको सुरक्षित रखना और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। ठीक, तो ये तो बात हो गई ईंधन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या क्या क्या विशेषता होती है। अब ऊर्जा के स्रोत की बात कर लें। ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं, स्रोत मतलब ये है कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होता है ना। तो ऊर्जा का जो स्रोत है वो दो भागों में बांटा जा चुका है, जैसे पारंपरिक स्रोत और एक होता है वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोत, है ना। इन दोनों भागों में बांटने से भी देखो पता चल जाएगा बिल्कुल कितना अच्छा सा बात है ये। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, ये सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन। इसे जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है भाई, करोड़ों साल पहले की बात है जब पृथ्वी पर भूकंप वगैरह या उल्का पिंड टकराने के कारण जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे, जीव थे, समुद्री जीव थे, वो सभी मिट्टी में क्या हो गए, दब गए और अधिक हाई प्रेशर पर, अत्यधिक दाब पर वो अपघटित हो गए। और अपघटित होकर आज वर्तमान समय में आपको पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होता है,
कोयले के रूप में वो प्राप्त होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। लेकिन दूसरी अगर बात करें वैकल्पिक अथवा गैर पारंपरिक स्रोत की, तो जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर कुकर, सौर पैनल, आप ये जान रहे होंगे वर्तमान समय में इन सब का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। सौर ऊर्जा सन एनर्जी से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उससे बिजली बनाया जा रहा है। सौर कुकर से हम क्या करते हैं, भोजन पकाते हैं। सौर पैनल जो आप छत पे लगाते हो जिसके द्वारा क्या होता है, बिजली बनता है। तो ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वर्तमान समय में। ये तो अनलिमिटेड है, आप ये जानते हैं, जब तक सूर्य रहेगा तब तक यहाँ पे ये सिस्टम काम करता रहेगा। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं कोयला अथवा पेट्रोलियम, ये क्या है, लिमिटेड हैं। कुछ समय बाद ये क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए इन्हें पारंपरिक स्रोत कहते हैं और इन्हें कहते हैं गैर पारंपरिक स्रोत, है ना। ये वैकल्पिक है, जब ये खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम, तब हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ का, सौर सेल अथवा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। अब आता दूसरा पॉइंट, तापीय विद्युत संयंत्र। ये देखिए, ये आज का मॉडर्न टाइमिंग का ज़माना है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कोयले को जलाया गया, कोयले को जला करके पानी को गर्म किया गया, पानी भाप बना, भाप से क्या करते हैं, बड़े बड़े फ़ैन चलाए जाते हैं, यानी टरबाइन चलाए जाते हैं। वो फ़ैन कनेक्ट होते हैं किससे, जनरेटर से, और वो जनरेटर क्या करते हैं भाई, जनरेटर का काम है बिजली बनाना, तो बिजली बनाएगा ही। तो आज वर्तमान समय में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तापीय विद्युत संयंत्र के माध्यम से ही आपके घरों तक बिजली पहुंच रही है। इसमें क्या है, समुद्रों से ऊर्जा, जो ज्वारीय तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है कहाँ पर, बिजली बनाने में। जैसे आप जानते होंगे समुद्र में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लहर उत्पन्न होते हैं, तो उन लहरों को, ज्वारीय लहरों को क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, उससे भी बिजली बनाने में उपयोग में लाया जा रहा है आज के वर्तमान समय में। अब जल विद्युत संयंत्र हो गया, बिल्कुल वही व्यवस्था है। ऊंचाई से बड़े बड़े बांध बना करके पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है, नदियों के पानी को इकट्ठा करते हैं, और नदियों के पानी को इकट्ठा करने के बाद फिर क्या किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है। जब बांध से पानी को छोड़ा जाता है तो बहुत तेज़ी से वो पानी नीचे की ओर आती है, और उसके रास्ते में टरबाइन लगा दिया जाता है, जिसके वजह से वो क्या होता है, घूमता है, और घूमने के वजह से वहाँ पर कनेक्ट में रहता है कौन, जनरेटर, और जनरेटर क्या करता है, बिजली को बनाता है। आज ये भी सिस्टम काम कर रहा है, जिसके वजह से आपके घरों तक बिजली पहुंच रही है। फिर आता है जैव मात्रा या बायोमास। आप ये जानते होंगे कौन सा, मीथेन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के वर्तमान समय में। जैसे कि जानवरों के कूड़े कचरे जितने भी हैं, मल मूत्र आदि को एक कुएं जैसी संरचना में सेटअप बना दिया जाता है, और उसमें निकलता है क्या चीज़, मीथेन गैस। तो इस प्रकार के गैस को बायोमास अथवा जैव मात्रा के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन पकाने के काम में लाते हैं उस गैस को। तो ये हमारा एक पारंपरिक स्रोत है, लेकिन यह कुछ समय बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। भूतापीय ऊर्जा क्या, जैसे आप जानते होंगे जहाँ पे वो ज्वालामुखी वगैरह फूटता है तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, बहुत गर्म होती है। तो उस गर्मी का इस्तेमाल भी करके ऊर्जा का हम लोग, मतलब है तो वो गर्मी वाली ऊर्जा, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें हम लोग अदर ऊर्जा बनाने में, जैसे विद्युत ऊर्जा बनाने में काम में लाते हैं। अब देखिए एक और बात बता दें, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आज का वर्तमान समय में इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी होता था पारंपरिक, जैसे हवा चलता है तो उस दौरान भाई आप बना सकते हैं ऊर्जा। अब यहाँ देखिए नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या करता है भाई, जो परमाणुओं के अंदर छिपी हुई ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसको हम एक एक करके बारी बारी नीचे पढ़ेंगे। देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या हैं, ऊर्जा के वे स्रोत जो जन साधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग में किए जाते हैं ऊर्जा पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, बायोमास गैस, है ना। ये क्या करते हैं, ऊर्जा के वे स्रोत जो जन साधारण मतलब जो आम जनता को मिला हुआ है, आज नहीं वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे। भाई बता दो हमें आप लोग, मिट्टी का तेल पहले कहते थे और आज वर्तमान समय में इसको कैरोसिन ऑयल भी कहा जाता है। क्या इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, तो करते थे। डीजल का इस्तेमाल नहीं करते हो, करते हो। पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो करते हो। इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन से स्रोत कहलाएंगे भाई, पारंपरिक स्रोत कहलाएंगे। ये परंपरा हो गई है हमारी, बहुत सालों से हम ये चलाते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या ये कभी नष्ट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा? तो हाँ, ये खत्म होगा। इसीलिए तो इसके कोई और
ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं, कोई और तरीके से ऊर्जा को बनाने का तरीका ढूंढा जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब जीवाश्म ईंधन की। जीवाश्म ईंधन क्या? जीवाश्म से प्राप्त ईंधन क्या कहलाता है? जीवाश्म ईंधन कहलाता है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, नवीकरण स्रोत, ये सभी क्या है भाई? जीवाश्म ईंधन तो हैं। भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक ही बने रहेंगे। ये मतलब हमारे देश में जो इसका खर्च करने का दर है ना, वो मतलब तेज़ी से हो रहा है। इसी वजह से तो मात्र 250 सालों में ही क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? हो सकता है किसी अन्य देशों से खरीदना शुरू कर दें, है ना। तो यहाँ पे भारत देश में विश्व का कुल कितना % कोयला पाया जाता है? 6%, और बचे हुए अदर कंट्रीज में पाए जाते हैं। 100% का 6% मात्र हमारे देश में पाया जाता है कोयला। और वो जो जितना भी कोयला है उसको आज के वर्तमान समय में खर्च के हिसाब से देखा जाए तो मात्र 250 वर्षों तक ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण या हानि। देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। आपको हम बता दें, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा। तो अम्लीय वर्षा होगा, और अम्लीय वर्षा होगा तो भी हमारे मकान खराब होंगे, पेड़ पौधे खराब होंगे, मछलियों जितनी हैं पानी में रहने वाली वो मर जाएंगी। मतलब बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। आपको बता दें, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, जो एक ग्रीन हाउस प्रभाव को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। और यही कारण है कि पृथ्वी पर तापमान अत्यधिक मात्रा में हर साल प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। आगे पढ़ने को मिलेगा, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के क्या क्या उपाय हैं। भाई, जीवाश्म ईंधन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कैसे आप जीवाश्म ईंधन को कम कर सकते जीवाश्म ईंधन का प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके, भाई अगर दहन हो रहा है, जलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं जलना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत जले और थोड़ा बहुत ना जले। तो ऐसा जले कि वो पूर्ण रूप से दहन हो सके। नीली फ्लेम के साथ कहा यह जाता है कि ऐसा फ्लेम जो नीले रंग की होती है वो 100% उसका दहन होता है, और उस दौरान वायु में प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन जलाने पर जरूर कुछ न कुछ मात्रा में क्या होता है? प्रदूषण होता है ना। इसलिए पीले फ्लेम से ये जलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। दहन के द्वारा जो उत्पन्न गैस है, उस गैस को वातावरण में जाने से पहले ही, है ना, उनको रोक कर उनको किसी अन्य रूप में बदल दिया जाए, जिसके वजह से वातावरण का पोल्यूशन जो होगा, प्रदूषण जो होगा, वो कम से कम होगा। तो ये भी एक तरीका है जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने का। अब आता है तापीय विद्युत संयंत्र। क्या होता है भाई? जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। देखिए, जीवाश्म ईंधन को जलाया गया, ठीक है, तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। साथ ही साथ तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि परिवहन पर होने वाले व्यय को कम कर सके। देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा रेल के क्षेत्रों के निकट ही इस्तेमाल किए जाएंगे, स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि परिवहन पर होने वाले व्यय को कम से कम किया जा सके, है ना। तो उसके आसपास रहेगा, तो तापीय विद्युत संयंत्र को उसके आसपास लगाने से फ़ायदा यही होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा खर्च है वो नहीं होगा। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। एक बात जान लीजिए कि कोयला और पेट्रोलियम जितना तेज़ी से चलता है, उसके कई गुना तेज़ी से विद्युत चलता है। इसीलिए तापीय विद्युत संयंत्र सबसे बेस्ट होता है ना। अब आता है जल विद्युत संयंत्र। ये जल विद्युत संयंत्र क्या करता है भाई?
जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये हमने आपको बताया है कि ऊंचे ऊंचे बांध बनाकर नदियों के पानी को इकट्ठा करके ऊंचे बांध से पानी को गिराया जाता है, जो क्या करता है, जल की स्थितिज ऊर्जा बाद में किस रूप में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, जल विद्युत संयंत्र होता है। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबद्ध है क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। भाई सिंपल सी बात, समझने वाली बात यहाँ है कि जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो बांधों से जुड़ा होता है, क्योंकि हमारे देश में जो झरने होते हैं वो कम से कम मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। इसलिए नदियों के पानी को रोक करके बांध बना करके ऊंचे ऊंचे बांध बने होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, बहुत सारा पानी को इकट्ठा करते हैं और उस पानी को गिराते हैं। और फिर बिल्कुल हमने बताया है आपको कि टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है, टरबाइन घूमता है, जनरेटर बिजली बनाता है और यही प्रक्रिया चलती रहती है जो हमारे घरों तक बिजली आती है। भारत में ऊर्जा की मांग 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। आपका यहाँ का जीके का क्वेश्चन है कि भारत में जो ऊर्जा की मांग है, डिमांड है, उसका 25% तो हम लोग किससे बना के भेज देते हैं, जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा भेज देते हैं। अभी देखिए इसका क्या फ़ायदा है, लाभ, पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। सबसे प्लस पॉइंट यह है कि इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं है। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय मतलब ये नष्ट नहीं होने वाला, पानी तो रहेगा, पानी को इकट्ठा करिए और आराम से बिजली बनाइए, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ हो जाता है। बांध बनाने से एक फ़ायदा और हो जा रहा है यहाँ पर कि नदियों के पानी को आप क्या करते हो, रोक लेते हो। रोकने के वजह से आसपास क्षेत्रीय इलाकों में बाढ़ आने का खतरा नहीं रहता और खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है वो भी अच्छे से प्राप्त हो जाती है। अब हमको पढ़ना है हानियाँ, ठीक है। उसकी क्या हानि होते हैं, बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। ये भी आपको समझना चाहिए कि जिस क्षेत्र में पानी को इकट्ठा किया जाता है तो थोड़ा बहुत क्षेत्र तो होता नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा दूरी तक रहता है। तो उस क्षेत्र में रहने वाले कृषि योग्य ज़मीन और अगर मानव का आवास है, घर है हम लोगों का, तो वो क्या होगा, डूब जाएगा, खराब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। वहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है, जैसे उस क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे, पानी में डूब जाने के कारण नष्ट हो जाएंगे। पेड़ पौधे वनस्पति का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होना, जो ग्रीन हाउस गैस का एक कारण बन जाता है। जब बांध बनाया जाएगा, पानी ज़मीन पे आ जाएगा खूब ज़्यादा मात्रा में, उस पानी के नीचे रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वो डूब जाएंगे। डूबने के बाद वो सड़ेंगे और सड़ने के बाद उसमें निकलेगा कौन सी गैस, मीथेन गैस निकलेगा। और वह मीथेन गैस हमारे पृथ्वी के लिए ग्रीन हाउस गैस है और वो गैस क्या करेगी, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही तरह यहाँ पर तापमान में वृद्धि करेगी। इसलिए ये हमारे लिए उतना तो फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या। अब उस क्षेत्र में से जो लोग रहने वाले लोग थे, अब वहाँ से छोड़ के क्या करेंगे, किसी अन्य जगह पे जाके बसेंगे, क्योंकि उनका जगह तो अब क्या हो गया, पानी में डूब गया। पानी में डूब जाने के कारण वो लोग पलायित हो जाएंगे, किसी अन्य जगह पर जाएंगे और वहाँ पे पुनर्वास व्यवस्था उनको मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुरंत वो वहाँ पे अपना मकान तो नहीं बनवा सकते। इसीलिए उन्हें क्या होगा, संतोषजनक पुनर्वास की समस्या हो जाएगी। कुछ दिनों तक तो समस्या बनी रहेगी। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्या है, यहाँ पे पानी है, ये पूरा पानी है और ये क्या है, बांध है और ये जलक पाट है, मतलब एक द्वार है। जिस द्वार को अगर खोल दिया जाएगा तो इधर से पानी ऐसे अंदर जाएगा और यहाँ ये देखिए टरबाइन लगा हुआ है और टरबाइन का सॉफ्ट वाला भाग जाके जनित्र यानी जनरेटर से लगा हुआ है। पानी जब इस रास्ते से ऐसे आगे की तरफ निकल जाता है तो ये टरबाइन इसमें क्या होता है, घूमता है, घूम जाएगा और घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा और जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनाएगा और बिजली के बाद ये पावर लाइन के थ्रू हमारे घरों तक पहुंच जाता है। तो ये तरीका होता है जल विद्युत संयंत्र की, किस तरीके से वह कार्य करता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में कुछ सुधार, क्या क्या सुधार किया जा रहा है देख सकते हैं। जैव मात्रा यानी बायोमास गैस,
कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। और क्या किया जाता है भाई, लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। ये भी जैव मात्रा यानी बायोमास के अंतर्गत आता है। क्या हानियाँ भाई, जलने पर बहुत अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न करता है। अधिक ऊष्मा का ना देना, ये ज़्यादा गर्मी भी नहीं देता और ज़्यादा धुआं दे देता है। तो ये कहाँ से फ़ायदा ज़्यादा हुआ, ये नुकसानदायक है हमारे लिए। अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। चारकोल क्या है भाई, चारकोल को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित, यहाँ देखिए उपस्थित थोड़ा सा गलत हो गया है, उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ देखते होंगे मार्केट में लकड़ी का कोयला पाया जाता है, मतलब पाया नहीं जाता है, खरीदा जाता है तभी मिलेगा। तो उसे क्या कहा जाता है, लकड़ी के कोयले को चारकोल कहा जाता है। लकड़ी को क्या किया जाता है, एक बड़े से ड्रम में रख करके ऑक्सीजन की सीमित मात्रा, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देंगे उस डब्बे में, और इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने की वजह से वो पूर्ण रूप से जल नहीं पाता और न जलने के कारण वो काले रंग के कोयले में बदल जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, चारकोल कहा जाता है। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि बिना ज्वाला के जलता है ना। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बिना ज्वाला के जैसे कोयला जलता बिल्कुल वैसे जलता है। अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, धुआं भी क्या होता है, कम से कम निकलता है। ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। जो ये ऊष्मा उत्पन्न करेगा, गर्मी उत्पन्न करेगा, वो भी लकड़ी की तुलना में तो ज़्यादा ही करेगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से गोबर के जो उपले ग्रामीण क्षेत्र में जैव मात्रा का एक रूप परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियाँ हैं, जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना है ना। जब गोबर के उपले को जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो धुआं उत्पन्न करता है। दूसरी बात, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना। जब पूर्ण रूप से नहीं दहन होगा तो वही राख बनेगा ही। परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता व उत्तम ईंधन बन जाता है। ठीक है, बायोगैस, गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट पदार्थ होना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थ सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण हो जाता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें उत्पन्न होती हैं। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपरी बनी टंकी में संचित किया जाता है, जिसे पाइपों के द्वारा उपयोग के लिए निकाल लिया जाता है। अभी यहाँ नीचे इसका दिया हुआ है सिस्टम, आपको दिखाते हैं क्या होता है। ये गैस टंकी है, बिल्कुल कुएं की तरह। ये करदम वाला भाग है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें घरों से निकलने वाला जितना कूड़ा करकट है, वो जानवरों के मल मूत्र, वो सबको इसी में भर के मिट्टी के माध्यम से इधर भेज दिया जाता है। ये आ जाएगा इस टंकी में। अब यहाँ इस टंकी में क्या होता है, कई दिनों तक सड़ता रहता है और ऑक्सीजन की कम मात्रा में रहने के कारण ये पूर्ण रूप से सड़ नहीं पाता, जिसके वजह से ये अपघटित हो जाता है और अपघटित हो करके यहाँ पे बायोगैस का निर्माण करता है। और उस बायोगैस को जलाने पर क्या होता है, वो जल जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल आज वर्तमान समय में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है। और फिर जब ये वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल एक उर्वरक बन जाता है, खाद बन जाता है, खेतों में डालने के लिए, कृषि के लिए बहुत ही बेहतरीन सा तैयार होता है मटेरियल। इस मटेरियल को किसान लोग क्या करते हैं, निकाल ले जाते हैं और खेतों में क्या करते हैं, डाल देते हैं, जिसके वजह से डाइजेस्टर सिस्टम ये आपके लिए और हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हम रोड पे कूड़े करकट को फेंक देते हैं, अब अगर इस सिस्टम को बना लिया जाए एक एक कॉलोनी में, एक एक जगहों पर, तो वो पूरा कूड़ा करकट क्या होगा, इसमें सड़ गल करके हमारे लिए क्या करेगा, रसोई के लिए एक गैस का स्रोत बन जाएगा। ठीक है, बायोगैस के क्या लाभ हैं भाई, देखते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है ना। ये उत्तम ईंधन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 75% तक इसमें मीथेन गैस है। धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि बिना धुआं के ही जल जाएगा। जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट शेष नहीं बचता। तापमान क्षमता का उच्च होना, बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है ना। संयंत्र में शेष बची
स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद के रूप में काम आती है ना। हमने बताया अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का एक सुरक्षित उपाय है। सबसे बेस्ट तरीका, घरों के निकलने वाले जितने कूड़ा करकट हैं उनको निपटाया जा सकता है इसके माध्यम से। आ गया ना पवन ऊर्जा। चलिए देखते हैं पवन ऊर्जा क्या होता है भाई। सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। आप ये जानते हैं जब सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है तो एक हिस्सा गर्म हो जाता है तो दूसरे हिस्सा का ठंडा हो जाता है। तो जो हवा होती है गर्म होकर के, पृथ्वी की हवा गर्म होकर के ऊपर उड़ती है और ठंडी हवा तुरंत भाग करके उस जगह को कवर करते, जिस वजह से वहाँ पे हवा की गति होना शुरू हो जाती है, हवा का प्रवाह शुरू होता है, पवनों का प्रवाह पाया जाता है, महसूस होता है। ठीक, पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। देखिए पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कि जल को कुआं से खींचने में, पानी को अंदर से ज़मीन से पृथ्वी से बाहर निकालने में इसका इस्तेमाल होता है। अनाज चक्कियों के चलाने में, अनाज क्या करता है, चक्की क्या करता है, अनाज को पीसने का काम करता है, तो इन चक्कियों को चलाने में भी इसका काम किया जाता है। टरबाइन को घुमाने में, जिससे कि जनित्र द्वारा वैद्युत उत्पन्न किया जा सके। टरबाइन घुमाएगा कौन, ये पवन गतिज ऊर्जा से, यानी पवन ऊर्जा बनेगा किसके द्वारा, पवन वाली जो चक्की पंखी होती है, वो पंखी जब घूमेगी तो वो क्या करेगी, जनरेटर को घुमाएगी और जनरेटर के सॉफ्ट जब घूमने लगते हैं तो क्या करता है, बिजली बनाता है। और एक खास करके छोटे मोटे गांवों के लिए पवन ऊर्जा सबसे बेस्ट पड़ता है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। जहाँ पे ये सेटअप लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। आगे देखते हैं, पवन चक्की चलाने हेतु तो पवन गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा अच्छे से। ठीक है, पवन ऊर्जा के लाभ क्या, पर्यावरण हितैषी है, बहुत मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ, बहुत अच्छा है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं कर सकता। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ये, है ना, बिल्कुल नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि आने वाले समयों में यही सब स्रोत इस्तेमाल में लाए जाएंगे ऊर्जा को बनाने में। तीसरा पॉइंट है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत न होना। इसको एक बार आप सेट कर दिए तो ये हमेशा काम करता रहता है। पवन ऊर्जा की सीमाएं क्या क्या हैं भाई, देख लेते हैं। पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पवन गति की आपूर्ति होना अगर नहीं हो पाएगा तो ये काम नहीं करेगा। अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, ज़्यादा मात्रा में पैसे का इन्वेस्ट होता है इसमें। पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना, बहुत बड़े बड़े ब्लेड लगते हैं, पत्ती लगते हैं, इसलिए पैसे की ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा होती है। अब देखिए डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेटअप है पवन ऊर्जा वाला वो सबसे ज़्यादा मात्रा में लगाया गया है, इसलिए डेनमार्क जो कंट्री है उसको कहते हैं पवनों का देश। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। भारत का विश्व में 5वां स्थान है पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को बनाने में। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। अब देखिए देश में एक जगह ऐसा है जहां तमिलनाडु में इस बगल में कन्याकुमारी है, उसी के निकट भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया, जिसका काम क्या है 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करना। ठीक है, आता है इसी क्रम में वैकल्पिक और गैर परंपरागत स्रोत को पढ़ने की बारी। ठीक है, प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ, देखिए यहाँ में लिखा है प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। बिल्कुल है, क्योंकि डीजल पेट्रोल अगर समाप्त हो गया, एलपीजी गैस समाप्त हो गया तो भाई कैसे हम लोग यहाँ रह पाएंगे। कभी इस कल्पना किए हैं? बिल्कुल कल्पना करिए, अगर सब कुछ खत्म हो गया ऊर्जा का स्रोत तो हम क्या करेंगे। तब हम यही करेंगे कि अब हमें अपने ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी खत्म ना होता और हमेशा जब तक हम रहें तब तक वो रहे ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा ऊर्जा का ये स्रोत रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आगे हम लोग सोचा करेंगे कि कैसे ऊर्जा के स्रोत को बनाना है। कारण क्या है भाई,
जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि वर्तमान दर से हम उसका उपयोग करते तो वह बड़ा हो तो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। पहला कारण, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु, जिससे कि वे लंबे समय तक चल सके, वही कम मात्रा में इस्तेमाल करें। पर्यावरण को बचाने में प्रदूषण दर को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत, आप ये जानते हैं। पृथ्वी पर सभी ऊर्जाओं का स्रोत कौन है? सूर्य है। और आने वाली जो सनलाइट होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा होता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। और आज वर्तमान समय में ऊर्जा का एक संकट मंडरा रहा है। अगर हम उस ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दें, बिजली बनाना शुरू कर दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पर सौर स्थिरांक लिखा हुआ 1.4 किलो जूल पर यस बाई मीटर स्क्वायर। यहाँ यस का मतलब क्या है भाई? सेकेंड है। जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, इसी का दूसरा मात्रक होता है, यूनिट होता है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सौर ऊर्जा का यानी सौर स्थिरांक कितना होता है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अतः इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। मतलब कहने का, पृथ्वी के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा गिर जाती है, तो वो कितनी होती है? 1.4 किलो जूल, है ना। इतनी ऊर्जा वहाँ पर गिरती है। तो हम लोग इस्तेमाल कहाँ कर पाते हैं भाई? इस्तेमाल करते तो किसी भी देश में ऊर्जा की कमी ही नहीं होती। सौर ऊर्जा युक्तियाँ क्या क्या होती हैं? सौर कुकर देखिए, सौर जल तापक होता है, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है। ये सब सेटअप क्या है? सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने में इनका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सौर तापक युक्ति क्या है भाई? काला, ये बात बता दें आपको, सौर कुकर का आप नाम सुने होंगे, बिल्कुल उसी पे ये काम करता है। काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, तो इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। एक बात बता दें, जो ब्लैक सरफेस होता है वो ज़्यादा मात्रा में क्या करता है? सन की ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिसके वजह से क्या होगा? वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पौधाघर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। आपको एक बात बता दें, हम जहाँ पे मतलब पूरे वर्ष बर्फ़ जमा रहता है, उस हिस्से में खेती कैसे लोग करते होंगे? तो वो लोग क्या करते हैं? शीशे का एक घर बनाते हैं, है ना। उस घर के अंदर के बर्फ़ को निकाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं और उसमें पेड़ पौधों सब्जियों को लगाते हैं, छोटे छोटे पौधों को। अब वो क्या करेगा? अपना डेवलप होगा। क्यों भाई डेवलप होगा? क्योंकि सूर्य की जो गर्मी होती है ना, ग्लास के अंदर एक बार एंट्री कर जाता है तो जल्दी बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। और उसी का फ़ायदा वहाँ पे वो छोटे छोटे पौधे इस्तेमाल करते हैं, उठाते हैं। देखिए, बॉक्स रूपी सौर कुकर ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं। बॉक्स को कांच की शीट से ढक देते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अत्यधिक या अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर बॉक्स के में उच्च ताप बना सके। ये 2 से 3 घंटे के अंदर 100 से 140 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान अंदर इस वाले भाग का हो जाता है। यहाँ देखिए दर्पण लगा हुआ, ये मिरर है, ये कांच का प्लेट से ये ढक दिया जाता है। काला किया गया अंदर पृष्ठ है और ये बाहरी बॉक्स है, और इसी के अंदर हम अपने भोजन को रख देंगे। ये क्या होगा? 2-3-4 घंटों में क्या होता है? पक के तैयार हो जाता है। क्या लाभ है? कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की बचत हो जाएगी, प्रदूषण नहीं फैलेगा, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। इससे बनाया गया जो भोज्य पदार्थ है उसका जो पोषक तत्व होता है वो नष्ट नहीं होता है। एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक बार रख दीजिए धूप में, एक नहीं, एक ही घंटे में, अगर 2 घंटे में 3 घंटे में तैयार होगा तो सब तैयार होगा, नहीं तो एक भी नहीं तैयार होगा। ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या? हानियाँ। रात के समय सौर कुकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बारिश के समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है ताकि उससे दर्पण पर सीधा पड़ सके। तलने व बेकिंग वाले भोज्य पदार्थ इससे नहीं बनाए जा सकते हैं। सौर सेल क्या करता है भैया? बिजली बनाता है। देखिए कैसे सौर सेल और सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक प्रारूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट तक देता है, लगभग 0.7 वाट वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों का संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाता है। जस्ट अभी आप यहाँ देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे मकान होते हैं जिनके छतों पे बड़े बड़े पैनल लगा दिए जाते हैं, सोलर पैनल, और उसमें छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं? सौर सेल लगे होते हैं, बहुत सारे लगे रहते हैं, हज़ारों लगे होते हैं।
और एक सेल से क्या 0.5 से लेकर के 1 वोल्ट तक का काम होता है, वो इतना विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है और 0.7 वाट का वैद्युत शक्ति भी उत्पन्न करता है। तो जब कई सारे लोग होते भाई सिंपल सी बात है, एकता में शक्ति होती है, तो एक से नहीं कई सारे लोग मिल करके बहुत सारी बिजली बनाते होंगे, ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सौर सेल का लाभ और हानि आप देखेंगे। कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, ये लाभ है, खराब होने का कोई डर नहीं। उत्पादन की प्रक्रिया महंगी होती है, ये प्रॉब्लम है। प्रचलन और रख रखाव की लागत अत्यंत कम है। विशिष्ट श्रेणी की सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है ना, ये भी प्रॉब्लम है। बिना किसी फोकसन युक्ति के में काफ़ी संतोषजनक कार्य करता है। ये सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने में प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा है, यानी सोलर पैनल जब बनाया जाता है तो उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है, और चांदी तो आप जानते हैं सस्ता नहीं मिलता है, महंगा पड़ेगा। सुदूर स्थानों के लिए स्थापित कर पाना पर्यावरण हितैषी होता है। ये सभी इसके क्या हैं, लाभ हैं, और इधर इसके क्या थे, हानियाँ थी। आगे बढ़ते हैं। सौर सेल के क्या उपयोग होते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल का इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा समुद्री ऊर्जा, यानी समुद्र के अंदर जो ऊर्जाएँ होती हैं उन ऊर्जाओं के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ क्या है, ज्वारी ऊर्जा है, यहाँ क्या है, तरंग ऊर्जा है, और ये क्या है, महासागरीय तापीय ऊर्जा, जिसे OTEC कहा जाता है। ज्वारी ऊर्जा क्या है, ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारी ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारी ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जा सकता है। जहां कहीं पतला सा जगह होगा वहां पे पानी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जब पानी आएगा खूब ज़्यादा मात्रा में तो बांध बना करके रोक लिया जाएगा, और फिर बांध के पानी को धीरे धीरे छोड़ करके बिजली को बनाया जाएगा। तरंग ऊर्जा क्या होता है भाई, समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। भाई सिंपल से बात है, जहाँ पे समुद्र का तटीय क्षेत्र होता है ना, वहाँ बहुत हवा चलता है, उस हवा का इस्तेमाल यहाँ तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न कराने के लिए उपयोग किया जाता है। आता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। क्या करता है, ताप में अंतर का उपयोग आप ये जानते हैं। समुद्र में जो पानी होता है कहीं पर गर्म रहेगा तो कहीं पर ठंडा होता है, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है महासागरीय तापीय ऊर्जा को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे OTEC का काम यही है कि वो क्या करता है, बिजली को बनाता है। हानियाँ देख लीजिए इनका क्या क्या। बांध निर्मित किए जा सकने में वाले स्थान सीमित है। भाई ये सब जगह थोड़ी बन जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे। कहाँ गया ये ज्वारी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा सब जगह आप नहीं बना सकते, बांध प्रॉब्लम होगा, है ना। इसका क्या हानि है भाई, तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग वहीं संभव जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हो। जहां ज़्यादा मात्रा में प्रबल तरंगे उत्पन्न होंगी वहीं बना सकते, नहीं तो सब जगह थोड़ी बना पाएंगे। हानियाँ क्या, महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षतापूर्ण व्यवहारिक दोहन अत्यंत कठिन, ये बहुत ही कठिन काम होता है, फिर भी लोग बनाए हैं, काम करता है। ठीक, भू तापीय ऊर्जा का क्या काम है भाई। भू का अर्थ होता है धरती तथा तापीय का अर्थ होता है उष्मा। तो पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा छिपी हुई है, आप ये जानते हैं पृथ्वी का कोर लावा से भरा हुआ। जब ज्वालामुखी जब फूटता है तो वहाँ पे अत्यंत मात्रा में क्या निकलता है, लावा निकलता है। और लावा कैसा होता है भाई, गर्म होता है, देखने में नहीं बस छूने में गर्म होगा, और देखने में लाल होता है। तो उस गर्मी का इस्तेमाल भी किया जाता है। कैसे, पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होता है। जब यह भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका दबाव बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है जो टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न की जाती है। बड़ा कमाल के सब है, मतलब कुछ भी अपने मन से नहीं करने वाले हैं। दरारों में फंस गया वो जो भाप, उस भाप को पाइप डाल करके बाहर निकालते हैं, और उसी पाइप में क्या करते हैं, टरबाइन को सेट कर देते हैं, और टरबाइन अगर घूमेगा तो बिजली को बनाएगा। लाभ क्या है, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन लागत अधिक नहीं है, प्रदूषण भी नहीं होता है। हानियाँ क्या, भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर उपलब्ध, सब जगह थोड़ी भाई भूकंप वाले सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, ज्वालामुखी वाले स्थान सब जगह थोड़ी पाए जाते हैं। तब स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल व महंगा होता है। ठीक है, सब जगह थोड़ी लगा पाओगे, गल जाएगा अंदर ज़्यादा ज़्यादा पाइप ही। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा का आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये लोग भाई काम कर रहे हैं। अपने भारत देश में कहाँ भी ऐसी व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा क्या करता है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा दो प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पहला है
नाभिकीय विखंडन और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन क्या करता है? नाभिकीय विखंडन का अर्थ होता है टूटना। नाभिकों के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम 235 का प्रयोग क्षणों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एक बात बताएं, आज वर्तमान समय में इसी का सेटअप बना करके बिजली बनाने के व्यवस्था में हर एक कंट्री लगी हुई है, क्योंकि यह थोड़ी मात्रा में ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिजली को बना सकता है। कार्यशैली क्या है? नाभिकीय संयंत्रों में नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला विक्रिया का एक भाग होते हैं, जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। आपको बता दें, एक बार ये रिएक्शन स्टार्ट होता है बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल कर करके थोड़े थोड़े करके ऊर्जा को बनाते हैं और उस ऊर्जा को पानी को गर्म करने में इस्तेमाल करते हैं और बना हुआ भाप को टरबाइन चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए नाभिकीय विद्युत संयंत्र हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है। ये सभी क्या हैं? भारत देश में नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं। कुल कितने? अभी 6 हैं। नाभिकीय संलयन क्या? दो हल्के नाभिकों की समानता हाइड्रोजन को क्या करते हैं? जोड़कर भारी नाभिक यानी हीलियम बनाना, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। हाइड्रोजन बम को बताएं हम आपको, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक 1s2 इनको क्या कर दिया गया? उच्च ताप दाब पर जोड़ दिया गया। तो 2He3 हीलियम का ही ये क्या है? परमाणु है और 1 न्यूट्रॉन और प्लस खूब ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा मुक्त हो रहा है। नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप और दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ लिखा ना, सूर्य और तारों का जो विशाल ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है भाई? नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होता है। लाभ क्या है? नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होती है। हानियाँ क्या है? नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत होती है। इसको आज जब सेटअप बनता है ना, बहुत महंगा पड़ता है ना। नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर बना रहता है। अगर कहीं भी रिलीज हो गया ना तो आसपास के लोगों को एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करेगा। समझ लो बम ब्लास्ट होता है। सिंपल बम ब्लास्ट होना मतलब क्या है? मानव जाति के लिए पूरा एक विनाशक का कार्य बन जाएगा। नाभिकीय अवशिष्टों के समुचित भंडारण और निपटान न होने की अवस्था में पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बना रहेगा, क्योंकि उससे निकलने वाले जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उन सभी में रेडिएशन होगा और इसीलिए उसको अगर एक सही ढंग से ज़मीन में दफन नहीं किया गया तो वो हमारे आसपास के जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं उन सबको नुकसान पहुंचाएंगे। यूरेनियम की सीमित उपलब्धता, और एक बात बता दें, यूरेनियम हमारे देश में ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, जैसे कि अमेरिका एक देश है, वो अपने वहाँ ज़्यादा मात्रा, उसके वहाँ मिट्टी में ज़्यादा, कनाडा जैसा हो गया, ये सब चीज़ों की जगहों पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पर्यावरण विषयक सरोकार क्या है भाई? किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अधिक प्रयोग करने से वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः हमें ऐसे ऊर्जा स्रोत का ध्यान करना चाहिए जिससे ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, सस्ता हो, प्रदूषण मुक्त हो तथा ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऊर्जा का कोई भी स्रोत पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि कोई स्रोत दूसरे स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। कहने का मतलब यह है कि कोई 100% शुद्ध नहीं। मतलब क्यों नहीं? क्योंकि कुछ न कुछ इन्वायरमेंट को प्रदूषित करेगा ही करेगा। इसीलिए कोई कम करता है तो कोई ज़्यादा करता है। जो कम करेगा उसका इस्तेमाल करेंगे, जो ज़्यादा करेगा उसका कम इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण क्या है? सौर सेल का वास्तविक परिचालन प्रदूषण मुक्त है, परंतु यह हो सकता है कि युक्ति के संयोजन में पर्यावरण की क्षति हो जाए। अब सौर सेल भाई बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक बताइए कहाँ जाएगा? बन जाने के बाद हमेशा प्लास्टिक ही रहता है, मिट्टी में तो रहेगा दबा हुआ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान तभी करेगा। कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? सिंपल सी बात है, जब तक आप उसका इस्तेमाल कम से कम इस्तेमाल करें तो बचा ही रहेगा, नहीं तो फिर
खत्म हो जाएगा। ऊर्जा के स्रोत, सामान्य स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय। देखिए ये छूट गया था पूछे, तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया। वे स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाए उन्हें क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय स्रोत, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। नवीकरणीय कौन होता है भाई? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है अर्थात जिन्हें आप बना सकते हो। ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, है ना। अब आता है प्रश्नावली। अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए भाई, सिंपल सी बात। अभी आप यही देख पा रहे होंगे, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम। अच्छे ईंधन की 2 विशेषताएं लिख दीजिए। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? सारे सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। पवनों का देश किसे कहा जाता है भाई? डेनमार्क को कहा जाता है ना, ऊपर आया था। सीएनजी तथा एलपीजी को विस्तार पूर्वक लिखिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। सौर सेल के मुख्य अवयव का नाम लिख दीजिए भाई। सौर सेल का मुख्य अवयव का नाम क्या है? चांदी है, सेलेनियम, ये सभी हैं। ईंधन क्या आप जानते ही होंगे, चारकोल को हमने बताया। बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। क्यों? ईंधन की बचत करने के लिए, खाना बनाने के लिए हम किस प्रकार युक्ति का प्रयोग करेंगे? है ना, सिंपल सी बात। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने की 2 हानियां बता दिए। सौर पैनल क्या है, इसके 3 प्रमुख उपयोग बताइए। बायोगैस के प्रमुख संगठक के नाम लिखिए। नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए। सब पढ़ाया जा चुका है, अभी बताया हमने। एक एक करके आप सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम के एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इससे आपका 4 से 5 नंबर का सवाल बनता है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? 3 मार्क का यह आता है। चारकोल लकड़ी से उत्तम गैस ईंधन होता है, टिप्पणी लिख दीजिए इसका। बायोगैस क्या है ना, ये सारे सवाल आपको हमने बताया। ये सभी सवाल देखिए। ज्वारी ऊर्जा मुख्य ऊर्जा स्रोत नहीं बन सकती, क्यों भाई? सिंपल सी बात है, क्योंकि कभी बनेगा ज्वार, कभी नहीं बनेगा, है ना। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। ओटीईसी भी आपका क्या है, उतना मतलब फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये तो बना ही नहीं है ना। कुछ देशों में ये काम कर रहा है, तो सारी जगहों पर ये नहीं है ना। तो ये वीडियो तो मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो हो चुका है। तो वैसे भी आपके 4 से 5 नंबर इससे बनते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करिएगा, क्योंकि क्लास 10 के बच्चे बेचारे वैसे ही डरे रहते हैं कि कैसे बोर्ड एग्ज़ाम होगा, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम होगा, कैसे तैयारी होगा ना। पर कोई बात नहीं, हमेशा जीतने वालों के ही कदमों में जहान होती है, आप ये जानते हैं। मुश्किलों से भाग जाना कुछ नहीं होता यहाँ, और लड़ने वालों के ही कदमों में जहान होती है, लोगों का कहना है। हम भी वही रिपीट कर दे रहे हैं। और कोई बात नहीं, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, क्योंकि लंबा वीडियो है, इसमें मैंने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो ज़रूर से ज़रूर अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।